गजाला उसे लिए हुए प्रोफेसर के पीछे पीछे लेबॉर्ट्री की इमारत में दाखिल हो गई। प्रोफेसर उसे ऊपर ले गया। गजाला भी उसके साथ थी। बैठ जाओ, प्रोफेसर ने कहा और वो बैठ गया। प्रोफेसर उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। बमुश्किल तमाम प्रोफेसर ने खुद पर काबू पाया और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? गोल्फाम, उसने जवाब दिया। ये तो इस सब्ज सियारे का नाम हुआ। इससे कबल अपनी दुनिया में तुम्हारा क्या नाम था? कोई नाम नहीं था। क्या तुम्हारे यहाँ नाम नहीं होते? हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ सफ़ेद ज़र्रात होते हैं, हवाएं होती हैं और बस रोशनियाँ। क्या तुम्हारे सियारे का भी कोई नाम है? नहीं। तुम्हारे जैसे दूसरे इंसान उसे क्या कहते हैं? दूसरे इंसान नहीं होते। तुम अपने सैयारे पर तन्हा थे। हाँ, और इसी तन्हाई ने मुझे तुम्हारे सियारे तक पहुंचा दिया। मैं अपने सियारे पर अपने जैसे इंसानों से महरूम था। तब चांद ने मुझे तुम्हारे सियारे के बारे में बताया और मैंने एक मुश्किल सफ़र किया। लेकिन यहाँ के लोग ज़ाहिर है तुम्हारे लिए अजनबी होंगे, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, क्या तुम बता सकते हो तुम्हारी नमूद कैसे हुई? नमूद? उसने प्रोफेसर को देखते हुए कहा, मैं खुशी से पागल हुआ जा रहा हूँ। मैं शायद जल्दी कर रहा हूँ। मुझे सब्र से काम लेना चाहिए। एक मखसूस हद तक कि मैं तुमसे सवालात कर सकता हूँ। ये बताओ, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? मैं खुद यही चाहता हूँ। यहाँ के लोग मुझसे मोहब्बत करें, मैं उनमें मोहब्बत पाने आया हूँ। जब तुम्हारे सैयारे पर इंसान नहीं है तो वहाँ जुबान भी ना होगी। नहीं, चांद इशारों में बात कर रहा है। सफ़ेद ज़र्रात की तहरीक उनकी आवाज़ सुनाती है। प्रोफेसर ने आंखें बंद कर लीं। यह शख्स उसके लिए एक गैर मुतवक्का दौलत थी। इससे इतना कुछ मिलेगा कि शायद वो पूरी ज़िंदगी ना हासिल कर सकता। उसके हाथ पांव फूल गए। वो उससे ऐसे ही सवालात कर रहा था जो अभी उसकी समझ से बाहर थे। चुनाचे वो संभल गया और फिर उसने गजाला को मुखातिब किया। गजाला, जी डैडी। तुम नहीं चाहती कि इसे पुलिस के हवाले किया जाए? हरगिज़ नहीं डैडी, आप वादा कर चुके हैं। ठीक है, इसका बेहतरीन तरीका यही है कि किसी से इसका तज़किरा ही मत करो, यहाँ तक कि मुलाजमों से भी नहीं। हम इसे यहीं लेबॉर्ट्री में रखेंगे। इसके आराम के सारे इंतजामात कर देंगे। ठीक है डैडी, इसमें क्या हर्ज है? बस तो मैं ऊपर वाले कमरे को दुरुस्त करा दूंगा, वो इसके लिए बेहतरीन जगह है, जैसा आप मुनासिब समझें। गजाला ने प्रोफेसर को इस सिलसिला में बहुत नरम पाया तो मुतमईन हो गई। प्रोफेसर ने फौरी तौर पर चंद लिबासों का इंतजाम भी किया और वह हस्बे मामूल इन नए लोगों में आकर बहुत खुश था। ये उसके साथ मेहरबानी से पेश आ रहे थे। रात को प्रोफेसर ने और गजाला ने उसके साथ ही खाना खाया। उसकी पुरसुकून मुस्कुराहट से पता चलता था कि वो इनके दरमियान आकर खुश है। इस दौरान प्रोफेसर ने उसके लिए एक सवालनामा तैयार कर लिया। वो इसी अंदाज में सवालात करना चाहता था और रात को खाने से फारिग होकर वो उसे अपनी आरामगाह की दूरबीन के पास ले गया। गुलफाम, तुम्हें ये नाम पसंद है? हाँ, उसने गर्दन हिलाई। ठीक है, अब इसमें देखो और बताओ क्या नजर आता है इसमें? हाँ देखो गजाला बेटे, इसे बताओ, प्रोफेसर ने कहा और गजाला उसे दूरबीन में दिखाने लगी। उसके चेहरे पर हैरत के आसार फैल गए और वो खुशी के आलम में बोला, हाँ ये सैयारे हैं और सब मेरे जाने पहचाने हैं। खूब। इनमें तुम्हारा सैयारा कौन सा है? प्रोफेसर ने पूछा। मेरा सैयारा सफ़ेद ज़रात की ज़मीन, वो मुझे नज़र नहीं आ रही। गजाला, ज़ाविये बदलो, प्रोफेसर ने कहा और गजाला दूरबीन के ज़ाविये बदलती रही, लेकिन वो अपने सैयारे को ना पहचान सका। मुझे लगता है जैसे वो इन्हीं सियारों में कहीं पोशीदा हो। मैं उसे नहीं पहचान सकता, उसने उलझे हुए अंदाज में कहा। कोई बात नहीं, एक दिन तुम ज़रूर उसे पहचान लोगे। मैं तुम्हारी गुफ्तगू से नतीजा अखज़ करके बिल आखिर तुम्हारे सियारे का पता लगा लूँगा। प्रोफेसर नाउमीद नहीं हुआ। रात खासी हो चुकी थी। गजाला की आंखें नींद से बोझल होने लगी। तब प्रोफेसर ने उसे मुखातिब किया। गजाला बेटे, जी डैडी। तुम अब जाओ, आराम करो, कल फिर आना। नहीं डैडी, मैं इसके पास ही सोऊंगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसके बगैर मुझे नींद नहीं आएगी। प्रोफेसर ने बौखलाए हुए अंदाज में उसकी शक्ल देखी, लेकिन अपनी मासूम फितरत बेटी से वो अच्छी तरह वाकिफ था। चुनाचे उसकी बात पर वह मुस्कुरा उठा। नहीं बेटे, ये कैसे मुमकिन है? ये अजनबी है। मगर डैडी, जिद नहीं करते बेटे, जाओ बात मान लो। लेकिन डैडी वादा करें, आप इसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, इसे जाने नहीं देंगे। वादा भाई वादा, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो। अच्छा मैं चलती हूँ गुलफाम, तुम डैडी के साथ सो जाना। और सुनो, तुम्हें रात को डर तो नहीं लगता? डर? ये लफ्ज़ भी उसके लिए नया था। उसने कुछ ना समझने के अंदाज में गर्दन हिला दी और गजाला चली गई। गजाला के जाने के बाद प्रोफेसर ने गहरी सांस ली। हाँ भाई, अब तुमसे ज़रा तफसीली गुफ्तगू होगी। क्या मैं तुमसे सवालात करूं? और उसने गर्दन हिला दी। पहली बात ये बताओ, तुम्हारे सियारे पर तुम्हारे अलावा कोई इंसान नहीं है? इस तरह तुम्हारी कोई जुबान भी ना होगी? प्रोफेसर ने पूछा। मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, फिर तुमने हमारी जुबान कैसे सीखी?
जितनी तुम बोल और समझ लेते हो वो भी आसान बात नहीं। तुम लोगों से मेरी मोहब्बत, मेरे शौक ने मेरे अंदर हर चीज़ कबूल करने की सलाहियत पैदा कर दी है। मैंने तुम्हारी ज़ुबान के चंद अल्फाज सीखे, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगा। तब मैंने सिर्फ ज़हनी तहरीक पर जोर दिया और ज़ुबान को इस अंदाज में हिलाने की कोशिश की जैसे तुम हिलाते हो, और बात बन गई। यूँ मैं तुम्हारी ज़ुबान के बेशुमार अल्फाज सीख गया। क्या तुम अब भी ज़हनी तहरीक पर अमल करते हो? नहीं, इसमें बहुत उलझन पेश आती है, क्योंकि दूसरों के सोचने का अंदाज अपने तौर का होता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम अभी ज़हनी अमल पर ही काम करो। इस तरह तुम्हें आसानी होगी। मेरी बहुत सी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती, मैं तुमसे वही बातें करूँगा जो तुम समझ सको। ठीक है, अब तुम बताओ तुम्हारे शायरी की ज़मीन की साख्त क्या है? और वो अपनी याददाश्त के सहारे बताने लगा। प्रोफेसर अहम पॉइंट नोट करता जा रहा था। फिर प्रोफेसर बोला, इसका मतलब है कि चांद से उसका फासला ज़्यादा नहीं। हाँ। तुम्हारी जिस्मानी साख्त कैसी है? क्या तुम्हें भूख लगती है? नहीं। प्यास? वो भी नहीं। गर्मी सर्दी? मेरा बदन बैरूनी असरात कबूल नहीं करता। इसका मतलब है तुम्हारे बदन पर चोट भी नहीं लगती होगी? नहीं। तुम अपने बदन को ज़रात में बदल सकते हो? हाँ। बहुत खूब। इस तरह तुम्हारी मर्जी से तुम्हारे ज़रात बैरूनी तस्वीरें भी जज़ब कर सकते होंगे? हाँ। मसलन अगर तुम मेरी तस्वीर बनना चाहो तो क्या करोगे? और वो खड़ा हो गया। उसने प्रोफेसर की तरफ देखा और प्रोफेसर सवालिया अंदाज में उसे देखने लगा, लेकिन वो उस वक्त चौंका जब उसका बदन प्रोफेसर के बदन की हैयत इख्तियार करते हुए सुकड़ा और उसकी जिसामत उस जैसी हो गई। पहले चेहरे के उजलात तब्दील होने लगे और चंद मिनट के बाद प्रोफेसर की छवि उसके सामने खड़ी थी। खुदा की पनाह, जरा भी फर्क नहीं। गुलफाम, तुम दुनिया के लिए एक खतरनाक इंसान बन सकते हो। काश इस दुनिया के लोग तुम्हें इसके लिए मजबूर ना करें। अगर उन्होंने ऐसा किया तो अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर लेंगे। वो काफी देर तक तशवीशनाक निगाहों से उसे देखता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन अभी तुम बहुत मासूम हो। हाँ, वो यूसुफ खान के कत्ल का क्या मामला है? मुझे नहीं मालूम। क्या उसने तुम्हें मुश्तिल कर दिया था? बल्कि ये बताओ कि तुम यूसुफ खान को जानते हो? हाँ। फिर तुमने उसे बेजान क्यों कर दिया? मैंने नहीं किया, उस जैसे दूसरे आए थे। उन्होंने जोरदार आवाजें पैदा की और यूसुफ खान के बदन से सुरख मादा बह निकला। तब वो गिरा और फिर ना उठा। मैं उसे उठाने की कोशिश करता रहा और फिर मायूस होकर वहां से चला आया। ओह मेरे मासूम दोस्त, तो तुम बेगुनाह हो, लेकिन पुलिस तुम्हें आसानी से नहीं भूल सकेगी। हाँ, ऐसी सूरत में मेरे लिए ज़रूरी नहीं रहा कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूं, क्योंकि तुम उसके कातिल नहीं हो। मैं जानता हूं तुम झूठ नहीं बोल रहे। अब अपनी शक्ल में वापस आ जाओ। मैं तुम्हारी खुसूसियात आम नहीं करना चाहता। और उसने अपनी शक्ल बदल ली। प्रोफेसर बहुत खुश नजर आ रहा था। फिर उसने बड़े प्यार से कहा, अच्छा मेरे दोस्त, आराम करो, तुम मेरे लिए बड़ी अहमियत रखते हो। अब मैं तुम्हारी इजाज़त से तुम्हारी जिस्मानी साख्त का तज्जिया करूंगा और मुझे शानदार मालूमात हासिल हो जाएंगी। मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि तुम्हारे बदन की क्या क्या खसूसियात हैं और उनकी वजह क्या है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आओ मैं तुम्हें तुम्हारी आरामगाह तक पहुंचा दूं। प्रोफेसर उसे उसके कमरे तक लाया और फिर उसने उसे आरामदेह मसहरी पर लिटा दिया। यहाँ से जाने की कोशिश तो नहीं करोगे? चलते वक्त प्रोफेसर ने पूछा। नहीं। कोई तकलीफ, कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। और उसने इस बात में गर्दन हिला दी। तब प्रोफेसर बाहर निकल गया, लेकिन इसके बावजूद उसने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। गजाला सारी रात उसके ख्वाब देखती रही। सादा और दुनिया के फ़रेब से नावाकिफ लड़की के दिल पर उसकी शक्ल नक्श हो गई। उसे इस नौजवान से थोड़ी ही देर में उल्फत हो गई। वो उसे अपनी कोई कीमती चीज़ समझती थी, जिसे किसी कीमत पर उससे जुदा नहीं होना चाहिए। रात ख्वाबों में गुजरी। कई बार आंख खुली और उसने खिड़की से बाहर रोशनी तलाश की, लेकिन रात पाकर फिर सो गई। इस बार जो आंख खुली तो सुबह की रोशनी नजर आई और उसने बिस्तर से छलांग लगा दी। वह सीधी उसकी आरामगाह की तरफ दौड़ी। प्रोफेसर खुद चूंकि रात देर तक जागा था, इसलिए गहरी नींद सो रहा था। दौड़ती हुई वो उसकी आरामगाह तक पहुंची। कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने दरवाज़ा खोला और फिर कबाड़ खोल दिए। वो अपने बिस्तर पर मौजूद था और जाग रहा था। गजाला को देखकर उसने गर्दन उठाई और मुस्कुरा दिया। गजाला दौड़ती हुई उसके करीब पहुंच गई और फिर वो प्यार के जज्बात से मगलूब होकर उसके सीने से चिमट गई। हाय गुलफाम, तुम जाग गई, तुम जाग गए हो। और ना जाने क्यों उसके हाथ उठे और दोनों सिमत से गजाला की पुश्त पर पहुंच गए। गजाला को बेहद सुरूर का एहसास हुआ। तुम जाग गए गुलफाम? हाँ, उसने जवाब दिया। गजाला ने मुंह उठाकर उसकी जगमगाती आंखों में देखा और फिर देर तक देखती रही। मेरा नाम याद है? हाँ, उसने कहा। बताओ गजाला, तुम्हारे मुंह से कितना अच्छा लगता है। अच्छा गुलफाम, तुम्हारी शादी हो गई है? शादी? वो चकरा गया। ये शादी उसकी समझ में नहीं आई। हाँ, तुम दुल्हा नहीं बने थे?
कैसे लग रहे होगे दुल्हा बनकर घोड़े पर बैठे थे। दुल्हा, घोड़ी, शादी, उसने जेरे लब दोहराया और फिर बेबसी से गर्दन हिला दी। नहीं हुई, तब तो बच्चे भी नहीं होंगे। बच्चे? उसे यूसुफ खान के बच्चे याद आ गए। बच्चे बच्चे, हाँ। उसने गर्दन हिला दी। बच्चे हैं? हाँ। और शादी नहीं हुई? गजाला चकरा गई। नहीं, उसने बड़े इत्मीनान से कहा। तब तो वो बच्चे नाजायज हुए। लेकिन ये तो बहुत बुरी बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था गुलफाम। गजाला ने नसीहत करते हुए कहा। कहाँ हैं तुम्हारे बच्चे? मैं नहीं जानता। अरे क्या उल्टी सीधी हाँक रहे हो? बच्चों के बारे में नहीं जानते हो? गजाला हंस पड़ी। हाँ, मैं रास्ता जानता हूँ, वहां जा सकता हूँ। नाम नहीं जानते उस जगह का? हाँ। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी, बस ठीक है। हम दोनों चुपचाप डैडी से छुपकर सैर को चलेंगे, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों के पास ले जाऊंगी, ठीक है? हाँ, वो खुश होकर बोला। और गजाला उसके सीने से उठ गई। चलो अब मुंह हाथ धो लो, मैंने भी नहीं धोया, फिर तैयारियां करें। और हाँ, तुम ये कपड़े पहन लो, रात को सोते वक्त कपड़े नहीं उतारे थे। नहीं, उसने गर्दन हिला दी। आइंदा बदल लिया करो, हम तुम्हारे लिए उम्दा उम्दा कपड़े बनवाएंगे। बस तुम हमारे साथ ही रहना, कहीं जाओगे तो नहीं? नहीं हसीन हमदर्द, मैं तो हमदर्दों ही की तलाश में सरगर्दान था, मैं कहाँ जाऊंगा, उसने कहा। और गजाला खुश हो गई। बस अब जाओ, तुम्हारी बाद मैं मुंह हाथ धोऊंगी। ये लिबास ले जाओ, उसने लिबास उसके हाथ में देते हुए कहा। और वो बाथरूम में घुस गया। दर हकीकत वो यहाँ बहुत खुश था। इरफाना के यहाँ भी वो खुश था, लेकिन यहाँ प्रोफेसर वहीद उसे बहुत पसंद आया। उसने उसके सियारे का बाशिंदा होने पर यकीन किया और उससे उसके सियारे के बारे में बातें की और उसे अपने साथ जिंदा रहने की तरकीबें बताईं। वो इस शख्स से इस दुनिया के बारे में सारी मालूमात हासिल करना चाहता था। उसने चेहरा साफ किया। ये पानी भी उसे बहुत अजीब मालूम होता था। उसे बड़ी फरहत का एहसास होता। लिबास पहनने का तरीका उसे इरफाना के यहाँ आ गया था, इसलिए लिबास पहनने में उसे दिक्कत न हुई और थोड़ी देर के बाद वो वापस आ गया। गजाला एक कुर्सी पर बैठी ऊँघ रही थी। उसके कदमों की चाप सुनकर उसने आंखें खोल दी। कैसे प्यारे लग रहे हो, सुबह उठकर कोई तुम्हारी शक्ल देख ले, पूरा दिन आराम और सुकून से गुजरेगा, गजाला ने कहा और खुद भी बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद वो भी वापस आ गई। बेड टी लेते हो, उसने पूछा। बार्ड टे? और वो उसकी शक्ल देखने लगा। अरे बार्ड टे नहीं, बेड टी। अच्छा, चाय पियोगे? चाय? हाँ, वो मुस्कुराया। अंग्रेजी नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखा दूंगी। आओ बाहर लॉन पर चाय पियेंगे, सुबह की हवा बड़ी फायदेमंद होती है। बाहर निकलकर उसने मुलाजमा से चाय ले आने के लिए कहा और फिर दोनों कोठी के खूबसूरत लॉन पर चहलकदमी करने लगे। डैडी तो अपनी लेबॉर्ट्री में मसरूफ हो जाते हैं, मैं अकेली बोर होती रहती हूँ। मेरी दो एक सहेलियां हैं, कभी कभी आ जाती हैं, लेकिन उनके साथ मज़ा नहीं आता। ना जाने कैसी उल्टी सीधी बातें करती हैं। तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आता है, तुम्हें भी आता है ना? और उसने कुछ ना समझते हुए गर्दन हिला दी। बस तो हम पक्के दोस्त। देखो डैडी आ रहे हैं, पता चल गया उन्हें। गजाला ने एक तरफ इशारा किया। प्रोफेसर तेजी से इसी तरफ आ रहा था और फिर वो उनके करीब आ गया। गजाला, तुमने सुबह ही से जगा दिया, तो क्या दोपहर को जागना चाहिए था? हैं? देखो गुलफाम, गजाला ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटे, अभी वो हमारे लिए अजनबी है, आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं। क्या मतलब? वो मेरा पक्का दोस्त बन चुका है जनाब। क्यों गुलफाम? और हजरत गुलफाम की समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दें। प्रोफेसर किसी सोच में गुम हो गया। ये एक नई फिक्र थी जो उसके जहन में उजागर हो गई। गजाला की हद से बढ़ती हुई दिलचस्पी नुकसानदेह न बन जाए। वो बेहद मासूम है। गो नौजवान इस दुनिया का बाशिंदा नहीं, उससे फरेब और दगाबाजी की उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी वो नौजवान था और गजाला एक मासूम लड़की। प्रोफेसर ने दिल ही दिल में एक और फैसला किया। नौजवान का तज्जिया करते हुए वो उसके जिनसी जज्बात का भी अंदाजा लगाएगा। इस सिलसिले में उसकी क्या कैफियत है। उसने जहन से सारे ख्यालात छटक दिए और फिर वो काफी देर तक लॉन पर चहलकदमी करते रहे। गजाला हर बात से बेनियाज उसमें गुम थी, उसे किसी बात का अंदाजा नहीं था। फिर मुलाजमा ने नाश्ता लग जाने की इतला दी और वो सब नाश्ता करने चल पड़े। नाश्ते के दौरान गजाला से प्रोफेसर ने कहा, गजाला बेटे, आज मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में शरीक होना है, लेकिन मैं इसके लिए परेशान हूँ। क्यों डैडी? ये इस माहौल के लिए अजनबी है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जो हूँ। तुम लेबॉर्ट्री में नहीं जाओगी? क्यों? अरे भाई, समझने की कोशिश करो। इतनी समझदार होने के बावजूद ऐसा सवाल। मैं तो समझ भी गई डैडी। गजाला ने कुछ ना समझने के बावजूद जल्दी से कह दिया। हाँ शाबाश, तुम फिर वहां तो ना जाओगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। बस यही इसकी खातर मदारत करना। मुमकिन है मैं दोपहर के खाने पर भी ना पहुंच सकूं। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं डैडी, मैं काफ़ी समझदार हूं। यकीनन, प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो नाश्ते के कमरे से उठ गया और बाहर जाने की तैयारियां करने लगा।
بالآخر وہ چلا گیا اور اس کے جاتے ہی غزالہ ہنس پڑی۔ کیسی رہی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس نے گردن ہلا دی۔ اب ہم آرام سے سیر کرنے چلیں گے۔ اور اس نے پھر گردن ہلا دی۔ تم نے کبھی پکچر دیکھی ہے؟ پکچر؟ اس نے سوالی انداز میں کہا۔ میرا مطلب ہے فلم، یعنی سینما۔ سارے لفظ انگریزی کے ہیں اور تم انگریزی نہیں سمجھتے۔ خیر، میں تمہیں کسی دن پکچر دکھاؤں گی، پھر تم سمجھ جاؤ گے۔ اور ہاں، بازار میں مجھے یاد دلا دینا، تمہارے لیے کتابیں بھی خریدنا ہے۔ انسان کو انگریزی ضرور آنی چاہیے۔ اور بیچارہ سیارے والا گردن ہلانے کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا؟ پھر غزالہ اسے بنانے سنوارنے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے اسے لباس پریس کر کے پہنایا، اس کے حسین بال سنوارے، اور جب وہ مکمل ہو گیا تو غزالہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ ایمان سے، میں نے اتنا خوبصورت آدمی اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ اب تم بیٹھو، میں تیار ہو جاؤں۔ اور اس نے گردن ہلا دی۔ غزالہ اپنے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ پھر اس نے بھی اپنا بے حد خوبصورت لباس زیب تن کیا اور اس کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے گلفام کی نگاہوں میں اپنے لیے پسندیدگی کے جذبات تلاش کیے، لیکن شاید ناکام رہی۔ آؤ چلیں، اس نے کسی قدر بددلی سے کہا، اور گلفام اس کے ساتھ چل پڑا۔ گیراج سے اس نے دوسری کار نکالی اور اس کو اپنے قریب بٹھا دیا۔ ڈرائیونگ آتی ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں سکھا دوں گی، غزالہ فراخ دلی سے بولی، اور کار کوٹھی سے نکل آئی۔ غزالہ کو احساس تھا کہ نوجوان نے اسے دیکھ کر پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، اس لیے وہ خاموش تھی، لیکن برداشت تو اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے اسے آواز دی، اے، اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگ رہی؟ وہ منہ پھلا کر بولا۔ میرے کپڑے کیسے ہیں؟ بہت ہی پیارے، بہت خوبصورت۔ تم نے پہلے کچھ نہیں کہا، مجھے کہنا چاہیے تھا۔ اور کیا، اب کہوں گا۔ میرے کہنے سے یا سچ مچ اچھے لگتے ہیں؟ تم بہت اچھی ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ نہیں، میں تمہیں اچھی لگتی ہوں۔ ہاں۔ ارے تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں کتنی پریشان ہو رہی تھی، غزالہ نے سکون کی سانس لیتے ہوئے کہا، اور پھر چونک کر بولی۔ ہاں، ہمارا کیا پروگرام ہے؟ پروگرام؟ اوفو، انگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں جانتے۔ خیر کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ اگر فر انگریزی نہ بولنے لگو تو غزالہ میرا نام نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ پہلے ہم شاپنگ کر لیں، یا پہلے اس کے ہاں چلیں جس کے بارے میں تم نے بتایا تھا، یوسف خان۔ ہاں، یوسف خان کے ہاں چلو، پہلے خریداری کر لیں، ان بچوں کے لیے بھی کچھ لے لیں گے۔ اور پھر اس نے بازار میں کار روک دی۔ نادان دوست تھی، اگر پولیس والے گلفام کو پہچان لیتے تو مصیبت ہی آ جاتی، لیکن وہ ان باتوں سے بے نیاز تھی۔ خاصی رقم لائی تھی، نہ جانے کیا کیا خرید ڈالا، سوٹ سلائے اور ان کے کپڑے، قمیضیں، ٹائیاں اور نہ جانے کیا کیا۔ وہ خاموشی سے اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ کئی بار اس نے اس کی پسند کے بارے میں بھی پوچھا، لیکن وہ ان باتوں سے بے نیاز صرف سبز سیارے کے باشندوں کے طرز زندگی کو دیکھ رہا تھا، اور بہت سی باتیں اس کی سمجھ میں آ گئیں۔ پھر وہ وہاں سے چل پڑی۔ اب تم مجھے یوسف خان کا پتہ بتاؤ۔ چلو، اس نے کہا۔ یہاں اسے خاصی محنت کرنا پڑی۔ وہ کسی جگہ کا نام نہیں جانتا تھا، صرف اپنی یادداشت کے سہارے چل رہا تھا۔ نتیجے میں اس نے غزالہ کو آدھا شہر گھما ڈالا۔ وہ اس کی حماقت پر ہنس رہی تھی اور طنزیہ جملے کستی جا رہی تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی اس شغل سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا۔ اور بالآخر ایک جگہ وہ چونک پڑا۔ ادھر، اس طرف، اس نے کہا۔ وہ تو غریب لوگوں کی بستی ہے۔ اس طرف، وہ بولا۔ تو یوسف خان معمولی آدمی تھا۔ خیر، آؤ۔ اور تھوڑی دیر کے بعد وہ یوسف خان کے مکان پر کھڑا تھا۔ یہی مکان ہے؟ تمہیں یقین ہے؟ ہاں۔ تب پھر دستک دو۔ دستک؟ ہاں، دستک بھی نہیں جانتے؟ یہ تو اردو کا لفظ ہے۔ غزالہ نے خود دروازے پر دستک دی، اور چند منٹ کے بعد دروازہ اندر سے کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی یوسف خان کی بیوی تھی، سوگوار عورت جس کا سہاگ لٹ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر انوکھی اداسی تھی۔ اس نے گلفام کی شکل دیکھی اور اچھل پڑی۔ تو قاتل، دغا باز، کمینے، ذلیل، فریبی، دوڑو، پکڑو، یہ آ گیا، یہ میرے بچوں کو قتل کر دے گا۔ وہ چیخنے لگی اور غزالہ گھبرا گئی۔ کچھ غلط آ گئے گلفام، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن وہ تعجب سے اس عورت کی شکل دیکھ رہا تھا جو بڑے پیار سے اس سے پیش آتی تھی۔ یوسف خان کی بیوی نے اس کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اس کے سینے پر گھونسے مارنے لگی، منہ نوچ لیا، وہ آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ بتا، تو نے میرے سہاگ کو کیوں لوٹ لیا؟ بتا، اس نے تجھے محبت سے بھائی بنایا؟ کمینے، ذلیل، بول۔ اور پڑوس کے لوگ جمع ہو گئے۔ سبھی کو پتا تھا کہ گلفام نے یوسف خان کو قتل کر دیا ہے۔ اس کی گرفتاری کی خبریں اور پھر فرار کی کہانی بھی سنی تھی۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے مل کر گلفام کو پکڑ لیا۔ غزالہ اس ہنگامے سے گھبرا کر پیچھے کھڑی ہو گئی۔ لے چلو پولیس اسٹیشن، چلو پولیس اسٹیشن لے چلو۔ لوگ چیخ رہے تھے اور چاروں طرف سے اس پر تھپڑ، لات، گھونسے چل رہے تھے۔ وہ خاموشی سے پٹ رہا تھا۔ اسے نفرت کرنے والوں پر غصہ نہیں آیا، لیکن اس نے سوچا اب یہاں رکنا ٹھیک نہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ اور اچانک اس کا جسم منتشر ہونے لگا۔
अरे आग लग गई, कोई चीखा, लेकिन आग कहाँ, सिर्फ धुआं था। गजाला तो देख भी ना सकी और गुलफाम उन लोगों के हाथों से निकल गया, भाग गया। जिन था, उसे पकड़ना मुश्किल है। अब लोग बदहवासी से उसके बारे में चहमगोइयां कर रहे थे और चारों तरफ देख रहे थे। फिर सब एक एक करके खिसक गए। यूसुफ खान के मकान से रोने पीटने की आवाजें सुनाई दे रही थी और गजाला परेशानी से चारों तरफ देख रही थी। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि अचानक गायब हो जाने वाले गुलफाम के बारे में किसी से पूछे। सूरत हाल वो देख चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतना अच्छा आदमी और कातिल, गुलफाम कातिल है, सचमुच कातिल है। काश मैं उसे यहाँ न लाती। डैडी ने कहा तो था, लेकिन अब अफसोस से क्या होता, न जाने वो कहाँ चला गया। थके थके कदमों से वो वापस कार में आई। कई मिनट तक वो ड्राइविंग सीट पर बैठी सोचती रही और फिर उसने डूबे हुए दिल से कार स्टार्ट कर दी। गुलफाम के लिए खरीदा हुआ सामान पिछली सीट पर ढेर था। गजाला को खुद भी एहसास नहीं था कि उसकी आंखों से आंसू बह रही हैं। बस वो कार चला रही थी और आंखें पहुंचती जा रही थी। तब अचानक एक अनोखी बात हुई। उसे अपने करीब की सीट पर सरसराहट महसूस हुई और फिर अगर वो ब्रेक ना लगाती तो कार सड़क से उतर जाती। गुलफाम उसके बराबर की सीट पर नमूदार हो गया। तुम अरे तुम कहाँ से आ गई? वो चीखी। मैं तो यहीं था। सीट के नीचे छुपे हुए थे? नहीं। फिर? सीट के ऊपर छुपा हुआ था, उसने जवाब दिया। मगर मैंने तुम्हें नहीं देखा। अच्छा, उसने कहा। मगर ये सब क्या था? गुलफाम, क्या तुम सचमुच कातिल हो? नहीं, उसने सख्त लहजे में कहा। फिर ये सब क्यों तुम्हारे पीछे पड़ गए? उस औरत ने तुम्हारी क्या दुर्गत बना दी? वो किसी सोच में डूब गया और उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए। तुम्हारी दुनिया के लोग बड़े बेवकूफ हैं गजाला। यूसुफ खान ने मुझे प्यार किया, मैं उसे क्यों कत्ल करता? मैं इन्हें कैसे समझाऊं? मैंने उसे नहीं कत्ल किया। इसका क्या तरीका होता है? गुलफाम, खुदा का शुक्र है तुम मुझे मिल गई, वरना बड़ी परेशानी होती। मैं बहुत कुछ समझ रहा हूँ गजाला। तुम्हारी इस जमीन पर नावाकफियत बहुत बुरी चीज है। मुझे जल्दी सब कुछ समझा दो, वरना ना जाने यहाँ मेरी क्या हैसियत हो जाए। गजाला ने फिर कार आगे बढ़ा दी। हैसियत से तुम्हारी क्या मुराद है? मैं इन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने आया, मगर ये मुझे कातिल कहते हैं। मैं तो मोहब्बत की तलाश में आया हूँ। मैं चाहता हूँ किसी को दुख न दूं, सबसे मोहब्बत करूं, सब मुझसे मोहब्बत करें, मगर ये लोग, तुम मेरे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करोगे, समझे? गजाला आंखें निकाल कर बोली। ओह! अचानक उसने गजाला की रान मजबूती से भींच ली और गजाला उछल पड़ी। अरे क्या हुआ? उसने फिर ब्रेक लगा दिए। वो उसने सड़क के एक सिमत इशारा किया जहां दो आदमी टैक्सी के इंतजार में खड़े थे। क्या हुआ उन्हें? गजाला ने पूछा, लेकिन दूसरे लम्हे उसने दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। गजाला ने बौखलाहट में आंखें फाड़ दी। सड़क सुनसान थी। दूर दूर तक उन दो आदमियों के अलावा और कोई नहीं था। दोनों आदमी ताज्जुब से उसे देखने लगे और फिर ना जाने वो क्या समझे कि उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन छल्लावे ने एक छलांग लगाकर उन्हें दबोच लिया। दोनों ने उससे लिपटने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश उन्हें महंगी पड़ी। उसने उन दोनों को दोनों हाथों से उठाया और जमीन पर दे मारा। उनकी चीखें बहुत भयानक थीं, लेकिन इसके बावजूद उसने उन्हें नहीं छोड़ा। तब गजाला चीखती हुई नीचे उतर आई। गुलफाम, अरे ओ पागल, क्या कर रहे हो? दोनों आदमी बेहोश हो गए और गुलफाम उन्हें पकड़े हुए खड़ा था। क्या है ये सब, क्या है? उसने गुलफाम की शक्ल देखते हुए कहा और फिर बुरी तरह खौफजदा होकर पीछे हट गई। गुलफाम के चेहरे का रंग गहरा नीला हो गया। उसकी आंखें आग की तरह रोशन थीं। नीले और सुर्ख रंग का इम्तजाज बेहद खौफनाक लग रहा था। गजाला का मुंह खुला रह गया। ये कातिल हैं, उसने कहा। कातिल? वो बदहवासी से बोली। हाँ, यूसुफ खान के कातिल। मैंने इन्हें देखा है। अरे तुम्हें यकीन है गुलफाम? हाँ। तुम इसीलिए भागे थे? हाँ। मगर क्या ये मर गए? गजाला ने झुककर उन्हें देखा। दोनों आदमी बेहोश हो गए थे। उसने उन दोनों को कंधे पर डाला और गाड़ी के करीब ले आया। गजाला ने दरवाजा खोला और उसने उन्हें अंदर ठूंस दिया। गजाला ने जल्दी से कार स्टार्ट की और वो उसके बराबर जा बैठा। गजाला ने कार तूफानी रफ्तार से छोड़ दी। वो इन लोगों के होश में आने से कबल ही कोठी पहुंच जाना चाहता था। कोठी के पोर्टिको में प्रोफेसर की कार खड़ी देखकर वो और बदहवास हो गई। तो डैडी वापस आ गए। चलो ये भी अच्छा ही हुआ। प्रोफेसर भी बरामदे में ही था और बेचैनी से टहल रहा था। जो ही कार रुकी वो कार की तरफ दौड़ा। गजाला, उसने सख्त लहजे में कहा। इसके कपड़े खरीदने गई थी डैडी, और तो कहीं नहीं गई, वो सहमे हुए अंदाज में बोली और उसकी बिगड़ी हुई शक्ल देखकर प्रोफेसर का सारा गुस्सा काफूर हो गया। अच्छा, नीचे तो उतरो बेटे, वह नरमी से बोला और फिर गुलफाम की हालत देखकर उछल पड़ा। अरे इसे क्या हुआ? और करीब आने से उसे पिछली सीट पर पड़ी हुई दो लाशें भी नजर आईं। मेरे खुदा, क्या करते फिरे हो तुम दोनों? वो बुड़बड़ाया। मुलाजमों को बुलवाइए डैडी, इन्हें उतारें।
क्या ये लाशें भी तुमने इसके लिए खरीदी हैं? नहीं डैडी, दोनों जिंदा हैं, मैंने देखा है। मगर ये हैं कौन? आप इन्हें उतरवाइए तो सही, होश में आ गए तो भाग जाएंगे, गजाला बोली। और प्रोफेसर अहमकाना अंदाज में मुलाजमों को आवाजें देने लगा। दोनों बेहोश आदमियों को अंदर ले जाया गया। उनमें से एक की जेब से पिस्तौल निकलकर गिर पड़ा और प्रोफेसर का मुंह हैरत से खुल गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुलाजमों ने उन्हें बिस्तर पर डाल दिया। प्रोफेसर ने पिस्तौल उठा लिया और फिर दूसरे की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से भी पिस्तौल निकल आया। मजीद तलाशी लेने पर उनकी पतलून के नीचे पिंडलियों से बंधे हुए खंजर भी मिल गए। ये तो खतरनाक आदमी मालूम होती हैं। गजाला, खुदा के वास्ते बता तो सही ये कौन है और इन्हें कहाँ से ले आई हो? बताती हूँ। मैंने सोचा आप तो मसरूफ हैं डैडी, गुलफाम के पास कपड़े नहीं हैं, मैं इसके कपड़े खरीद रहा हूँ। और फिर जब मैंने कपड़े खरीद लिए तो गुलफाम ने कहा क्यों ना लगे हाथों यूसुफ खान के घर भी होते चलें। सो हम यूसुफ खान के घर चल पड़े। गजाला ने कहा, कौन यूसुफ खान? अरे वही डैडी जो कत्ल हो गया था, खुदा की पनाह। प्रोफेसर ने सर पकड़ लिया। इसने कहा था इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। खैर फिर क्या हुआ? उसकी बीवी तो बड़ी खतरनाक औरत थी डैडी। उसने बेचारे गुलफाम के सारे कपड़े फाड़ डाले और फिर बहुत से आदमियों को बुला लिया। सबने मिलकर गुलफाम को पकड़ लिया और कहते थे कि इसे पुलिस के हवाले कर दें। लेकिन गुलफाम अचानक गायब हो गया, इसका पता ही ना चला। और फिर वो मेरी कार में नजर आया। उस वक्त जब मैं वहां से चल पड़ी, मैं तो हैरान रह गई डैडी। फिर इसने सड़क पर उन दोनों को देखा और कार रुकवा कर इन पर छलांग लगा दी और फिर इसने इन्हें पकड़कर जमीन पर दे मारा। तब ये बेहोश हो गए और हम इन्हें उठाकर यहाँ ले आए। आखिर क्यों? अरे भूल गई डैडी, गुलफाम ने कहा था कि ये दोनों ही यूसुफ खान के कातिल हैं। प्रोफेसर सन्नाटे में रह गया और फिर उसने गुलफाम की तरफ देखा। इन्होंने यूसुफ खान को मारा था? हाँ, गुलफाम ने जवाब दिया। तुम इन्हें अच्छी तरह पहचानते हो? हाँ। अच्छा। प्रोफेसर सोच में डूब गया और फिर उसने गजाला की तरफ देखकर कहा, ठीक है, तुम इसे ले जाओ, लिबास वगैरह तब्दील करा दो, और हाँ, जब तक मैं ना कहूँ इसे इसके कमरे में ही रखना। अगर तुम इसे ले आई तो फिर पुलिस इसे ले जाएगी और मैं कुछ भी न कर सकूंगा। बिल्कुल समझ गई डैडी, आओ गुलफाम। और गुलफाम खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। प्रोफेसर गहरी सोच में था। अगर ये बात साबित हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम गुलफाम के ऊपर से एक इल्जाम खत्म हो जाएगा। हालांकि पुलिस फिर भी उसकी तलाश में रहेगी, मगर ये कैसे मुमकिन है? पुलिस को क्या बताया जाए, क्या कहा जाए पुलिस से? और वो सोचता रहा। फिर उसे अपना एक पुलिस अफसर दोस्त याद आया। उसने उसकी मुलाजमत की सिफारिश की थी और वो खुश हो गया। ठीक है, उसी से बात करना मुनासिब है। चुनाचे प्रोफेसर ने उसके नंबर डायल किए और रिसीवर कान से लगा लिया। चंद सेकंड के बाद राब्ता कायम हो गया। रॉबसन पुलिस स्टेशन। दूसरी तरफ से आवाज आई, एसपी रशीदुद्दीन से बात करनी है। प्रोफेसर वहीद बोले, होल्ड ऑन प्लीज। दूसरी तरफ से आवाज आई और फिर चंद सेकंड के बाद एसपी रशीदुद्दीन की आवाज सुनाई दी। रशीदुद्दीन, मैं प्रोफेसर वहीद अख्तर बोल रहा हूँ। आप? प्रोफेसर, फरमाइए, मेरे लायक खिदमत। एक जरूरी काम है भाई, 2-4 कांस्टेबलों को लेकर मेरी कोठी पर आ जाओ। बहुत बेहतर, पहुंच रहा हूँ, एसपी ने जवाब दिया और प्रोफेसर ने फोन बंद कर दिया। फिर उसने मुलाजमों को बुलाकर एसपी के बारे में हदायत कर दी और फिर थोड़ी देर के बाद मुलाजिम ने आकर इतला दी कि एसपी साहब आ गए हैं। प्रोफेसर ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़े। रशीद साहब ने खड़े होकर तकरीम की थी। तकलीफ की मुआफ़ी चाहता हूँ भाई। कांस्टेबल भी आए हैं? जी, मैंने उन्हें बाहर छोड़ दिया है। एक खास मामला है, मेरे पास ऐसे 2 आदमी मौजूद हैं जिन पर कातिल होने का शुबा है। किसका कातिल? एसपी ने पूछा। यूसुफ खान ट्रक ड्राइवर के बारे में तुमने सुना होगा। जी हाँ, उसका कातिल तो वो पुरस्कार शख्स था जो खुद को सियारे का बाशिंदा बताता था और फिर हैरत अंगेज तौर पर पुलिस की तहवील से निकल भागा। क्या वो आपको मिल गया है? नहीं, लेकिन तुम्हें मालूम है कि मैं खला का मुआयना करता रहता हूँ। उसकी आवाज़ मुझे अपनी लेबॉर्ट्री में सुनाई दी। उसने बताया कि यूसुफ खान का कातिल वो नहीं, वो तो हमारी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम लेकर आया था, लेकिन इस दुनिया के लोगों ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मजबूरन उसे यहाँ से भागना पड़ा। खूब, एसपी हैरत से बोला। मैंने उसे दरख्वास्त की कि वो मेरे पास आए, लेकिन उसने इसके लिए शर्त पेश कर दी। उसने कहा कि पहले मैं उसकी पोजीशन साफ करने की कोशिश करूं। मैंने उससे पूछा कि यह कैसे मुमकिन है, तो उसने कहा कि वो असल कातिलों में से कुछ अफराद को मेरे हवाले कर सकता है। बात मेरी समझ में नहीं आई, बस मैंने यूं ही कह दिया कि ठीक है। चुनाचे इस वक्त 2 बेहोश आदमी मेरे पास मौजूद हैं। अरे कैसे आए? बस लॉन में बेहोश पड़े थे। क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? हाँ आओ, प्रोफेसर ने कहा और फिर वो एसपी को लेकर अंदर दाखिल हो गया। दोनों आदमी होश में आ गए थे और कराह रहे थे। अरे, एसपी उछल पड़ा। वो गौर से उन लोगों को देख रहा था। क्यों, खैरियत? प्रोफेसर ने पूछा। ये तो फरमान शाह है और ये उसका साथी दिलरोज। बड़े खतरनाक लोग हैं ये दोनों। सुना है इन्होंने गिरोह बना लिया है, कई वारदातों में इनका नाम आ चुका है।
तो दर हकीकत पुलिस को शिद्दत से इनकी तलाश थी। मुमकिन है उसका कहना दुरुस्त ही हो। बहरहाल इनका इस तरह पुलिस के हाथ आ जाना मामूली बात नहीं है। इन्हें गिरफ्तार करके मुझे दिली मुसरत हुई। आपको शायद इल्म नहीं कि 6 साल पहले इन्होंने जेल तोड़ दी थी और 4 सिपाहियों को कत्ल करके निकल भागे थे। तब तो उसकी बात मानना ही पड़ेगी। मैं इन्हें गिरफ्तार किए लेता हूँ, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है। क्या? पहले किसी मुलाजिम को भेजकर सिपाहियों को बुलवा लें ताकि मैं इनका काम कर दूं, उसके बाद बातें करेंगे। ठीक है, प्रोफेसर ने कहा, और थोड़ी देर के बाद उन लोगों के हाथों में हथकड़ियां पड़ गईं। आपको इस बात से दिलचस्पी तो नहीं है कि इनका आपकी कोठी से गिरफ्तार होना जाहिर किया जाए? हरगिज नहीं, प्रोफेसर ने जवाब दिया। वेरी गुड, मेरी भी यही ख्वाहिश थी। मैं अपने तौर पर इनकी गिरफ्तारी शो करूंगा, कुछ अपना भी भला हो जाएगा। हाँ भाई, ये तो मेरे लिए भी खुशी की बात है, लेकिन तुम्हें भी मेरा काम करना पड़ेगा। कौन सा प्रोफेसर? अगर ये यूसुफ खान के कातिल साबित हो जाए तो फिर उसकी पोजीशन साफ हो जानी चाहिए। एक अखबार में उसे बेगुनाह करार दिया जाए। दरअसल मैं उसे ताल्लुकात कायम करना चाहता हूँ। वो मेरे लिए बहुत कारआमद होगा। मेरा वादा है प्रोफेसर, ऐसा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर ने उसे हाथ मिलाते हुए कहा, और फिर एसपी दोनों मुजरिमों को लेकर चला गया। प्रोफेसर दिल ही दिल में बहुत खुश था कि कम से कम गुलफाम पर से कत्ल का इल्जाम हट जाएगा। प्रोफेसर लेबॉर्ट्री की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद वो उन दोनों के सामने था। अब क्या स्कीम बन रही है भाई? उसने पूछा। क्या हुआ डैडी? ठीक हो गया सब कुछ, खुदा का शुक्र है। गुलफाम बहुत उदास है। क्यों, खैरियत? इसे इस बात का बहुत अफसोस है कि यूसुफ खान की बीवी जो उसे प्यार करती थी उससे नाराज है। इसकी ख्वाहिश है कि वो उसे बेगुनाह समझ ले। समझ लेगी, बहुत जल्द समझ लेगी। वैसे तुमने जबरदस्ती इसके दिमाग में बहुत कुछ ठोंस दिया है। वो खुद ही बहुत समझदार है डैडी, मगर एक खराबी है, इंग्लिश का एक लफ्ज भी नहीं जानता। लेकिन कोई परवाह नहीं, मैंने इसके लिए बहुत सी किताबें खरीद ली हैं। अब मैं इसे इंग्लिश पढ़ाऊंगी, गजाला ने कहा, और प्रोफेसर बेख्तियार हंस पड़ा। गजाला को जिस बात की धुन सवार हो जाए और पूरी ना हो। बेचारे गुलफाम की शामत आ गई। उसके पढ़ने का एक वक्त मुकर्रर हो गया, और क्या मजाल जो जबरदस्ती का उस्ताद उसे एक दफा भी छोड़ दे। गुलफाम की समझ में नहीं आता था कि क्या करे। उस वक्त भी गजाला किताब खोले उसके सामने बैठी थी और वो उसकी शक्ल देख रहा था। बोलो भाई, जल्दी बोलो, खामोश क्यों हो गए? जब वो कई मिनट तक कुछ ना बोला तो गजाला ने किसी कदर चिल्लाए हुए अंदाज में उसे देखते हुए कहा, क्या बोलूं? जो मैं कह रही हूं तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? नहीं, उसने मासूमियत से गर्दन हिलाई। खोपड़ी में भेजा नहीं है? गजाला झिल्ला गई। आखिर उस वक्त मास्टर थी। नहीं है, उसने जवाब दिया। देखो गुलफाम, फजूल बातें मत करो। मैं किसी तरह तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, वरना अच्छी बात नहीं होगी। गजाला, उसने बड़े प्यार से कहा। उसकी आवाज़ बेपनाह दिलकश थी, और फिर अगर इस आवाज़ में प्यार का ये अंदाज हो तो सामने वाला मशहूर ही हो जाता। गजाला के जहन भी चकराने लगा। वो उसकी हसीन आंखों में खो गई, लेकिन दूसरे लम्हे वो संभल गई। इस वक्त नरमी से काम लेना मुनासिब नहीं, इसके मुस्तकबिल का सवाल है। क्या कहना चाहते हो, कहो, उसने मुंह फुलाकर कहा। तुम मुझसे नाराज हो? हाँ। क्यों? तुम पढ़ जो नहीं रहे। मेरी समझ में नहीं आता, मैं देख कर क्या करूं? उसने किताब की तरफ इशारा किया। पढ़ो, इसे पढ़ो। तुम्हारे साथ तो बहुत ही मगज मारना पड़ता है। नहीं, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगती? जाहिल रहोगे क्या? अरे आगे चलकर क्या भाड़ झोंकोगे? कैसे जिंदगी गुजारोगे इस दुनिया में? यहाँ जाहिलों को कोई नहीं पूछता। गजाला कहती रही और वो खामोशी से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता रहा, और उसके मुस्कुराने से गजाला का पारा चढ़ गया। मुस्कुरा रहे हो बेवकूफ़? अच्छी तरह जानती हूँ, हर नसीहत करने वाला दूसरे को बेवकूफ़ लगता है। अरे तुम्हारे ही भले की कहती हूँ, मान लो, वरना सर पर हाथ रख कर रोगे। सर पर हाथ रख कर? उसने ताज्जुब से कहा। हाँ, सर पर हाथ रख कर। सर पर? उसने अपने सर पर हाथ रख कर कहा। नहीं, ये। गजाला ने किताब अपनी पेशानी पर मारी और फिर झिल्लाए हुए अंदाज में उठ खड़ी हुई। ना पढ़ो, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ, खुद पछताओगे एक दिन। मुझे क्या? वो अपनी जगह से उठ गई और फिर उसे घूरती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। वो ताज्जुब से उसे देखता रह गया। उसने गजाला को रोकने की कोशिश नहीं की। वैसे उसने अंदाजा लगा लिया कि गजाला उसे नाराज होकर गई है, लेकिन क्यों? वह मुझे इस चीज़ में देखने पर मजबूर करती है। क्या मुसीबत है ये चीज़? उसने आगे बढ़कर किताब उठा ली और उसमें बने हुए नक्शो निगार देखने लगा। तब बाहर से वहीद अख्तर की आवाज़ सुनाई दी। वो गजाला को आवाज़ दे रहे थे। वो खुद भी दरवाजे की तरफ बढ़ गया और फिर वहीद अख्तर से टकराते टकराते बचा। गुलफाम? वहीद अख्तर ने उसके सिलनुमा सीने पर दोनों हाथ टिकाते हुए कहा। गजाला है अंदर? नहीं। उसने गर्दन भी हिलाई। कहाँ गई? चली गई, उसने जवाब दिया, और वहीद अख्तर उसके हाथ में दबी हुई किताब देखने लगा।
खूब, तो पढ़ाई हो रही है? उसने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं हो रही है, उसने जवाब दिया। क्या मतलब? गजाला चली गई, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। उसने किताब फेंक दी। वहीद अख्तर उसकी बात समझने की कोशिश करने लगे और फिर उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि माजरा क्या है। उनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तो ये किस्सा है, वो तुम्हें पढ़ाने पर बजिद है? हाँ। और तुम नहीं पढ़ना चाहते? नहीं, उसने जवाब दिया। खैर, इस सिलसिले में फिर सोचेंगे। इस वक्त मौका अच्छा है, आओ मेरे साथ लेबॉर्ट्री चलें। और वो खामोशी से प्रोफेसर के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद वो लेबॉर्ट्री में थे। प्रोफेसर ने शायद किसी तजुर्बे के इंतजामात किए। फिर वो उसे एक अंदरूनी कमरे में ले गए। उस कमरे के दरमियान में एक मेज पड़ी थी जिसके पाए किसी धात के बने हुए थे। उनसे बेशुमार तार लिपटे हुए थे। कमरे की दीवारों में चारों तरफ टाइल लगे हुए थे और बेशुमार पाइप एक दूसरे में उलझे हुए थे। गुलफाम, प्रोफेसर ने उसे मुखातिब किया, उस मेज पर लेट जाओ। लेट जाऊं? उसने प्रोफेसर की तरफ देखा। हाँ, देखो इस तरह। प्रोफेसर खुद मेज पर चढ़कर लेट गया। ठीक है। क्यों? अब उसके जहन में तजस्सुस की तहरीक पैदा हो गई। गुलफाम, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम इत्मीनान रखो, बस मैं कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। अच्छा, उसने रजामंदी का इजहार कर दिया और प्रोफेसर खुद मेज से उतर आया। गुलफाम मेज पर लेटा तो प्रोफेसर ने कार्रवाई शुरू कर दी। उसने मेज के पायों से तार खोले और गुलफाम का लिबास हटा हटा कर उन्हें जगह जगह टेप कर दिया। उसने इस सिलसिला में मुकम्मल इंतजामात किए और इस वक्त उसकी लेबॉर्ट्री में ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद थी जो आम हालात में किसी शरीफ इंसान के पास नहीं होती। बहुत से तार गुलफाम के जिस्म से मुंसलिक करने के बाद उसने मशीनों के बटन ऑन करना शुरू कर दिए और कमरे में तरह तरह की आवाज़ें गूंजने लगीं। गुलफाम इत्मीनान से लेटा हुआ था। उसे किस बात की फिक्र होती? प्रोफेसर वहीद अख्तर उसका दोस्त था। इसके बाद प्रोफेसर ने एक और बटन दबाया और कमरे की रोशनियां गुल कर दी। सिर्फ रोशनी का एक दायरा गुलफाम के निचले हिस्से को हल्के में लिए हुए था। गुलफाम के चेहरे के सामने एक स्क्रीन रोशन हो गया और फिर उस स्क्रीन पर एक हसीन चेहरा नमूदार हुआ। बड़ा ही हसीन और दिलकश चेहरा। फिर उसका पूरा बदन स्क्रीन पर आ गया। खूबसूरत हसीना आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। फिर वो एक बाथरूम में दाखिल हो गई और इसके बाद इंतहाई हसीन खतूत की औरत थी। उसने पूरा गुस्ल किया और फिर लिबास तब्दील करके बाहर निकल गई। प्रोफेसर बगौर गुलफाम का जायजा ले रहा था, लेकिन गुलफाम के अंदर कोई तहरीक ना हुई। तमाम डायलों की सुइयां बेजान थी। फिर स्क्रीन पर दूसरे मनाजिर उभरे, इंतहाई शर्मनाक, जिन्हें प्रोफेसर खुद भी नहीं देख रहा था। उसकी निगाहें तो बस उन हालात पर थी जो गुलफाम के दिल में पैदा होने वाली तहरीक को जाहिर कर सकें। गुलफाम हैरत अंगेज तौर पर सर्द था। ना जाने क्यों प्रोफेसर को किसी हद तक इत्मीनान महसूस हुआ और फिर वो इसकी वजह जानने की कोशिशों में मसरूफ हो गया और बिल आखिर उसने अंदाज़ा लगा लिया कि वो जिन्स की अहमियत से नावाकिफ़ है। चूंकि उसके जहन में जिन्स की कोई तहरीक नहीं, इसलिए ये मनाजिर उसे मुतासिर नहीं कर सके। ये सूरत है। प्रोफेसर ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई, गोया अगर ये तहरीक किसी तौर इसके जहन में पैदा कर दी जाए तो ये जिन्स की तरफ भी रागिब हो सकता है। प्रोफेसर ने गुलफाम को मेज से खोल दिया और फिर वो उसका शाना थपथपाते हुए बोला, शुक्रिया गुलफाम, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, उसने मासूमियत से गर्दन हिला दी। इन तस्वीरों को देखकर तुम्हें कैसा लगा? तस्वीरें? उसने पूछा। हाँ, यही जो तुमने वहां देखी। प्रोफेसर ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। मैं नहीं जानता, उसने उलझे हुए लहजे में कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, अब जाओ आराम करो, प्रोफेसर ने कहा और गुलफाम लेबॉर्ट्री से निकल आया। वो प्रोफेसर की इस हरकत को समझने की कोशिश कर रहा था और फिर उसे वो तस्वीरें याद आईं जो उसने स्क्रीन पर देखी थी। अनोखी थी, गजाला जैसी और खुद उस जैसी मर्द औरत। वो क्या कर रहे थे? जब उसकी समझ में ये बात नहीं आई तो उसने गजाला से मालूम करने का फैसला किया और फिर वो गजाला की तलाश में चल पड़ा। एक मुलाजिम को उसने इशारा किया और नौकर रुक गया। गजाला कहाँ है? अपने कमरे में है, माधोलाल जी, मुलाजिम ने जवाब दिया। माधोलाल? उसने दोहराया। और क्या, शक्ल से तो माधोलाल ही नजर आते हो। माधोलाल क्या होता है? अरे होगा कुछ, जाओ यहाँ से, मुलाजिम ने गर्दन हिलाते हुए कहा। अच्छा, मैं गजाला से पूछूंगा, उसने कहा और आगे बढ़ गया। लेकिन मुलाजिम ने उसके सामने छलांग लगा दी। अरे मर जाऊंगा सरकार, मर जाऊंगा, खुदा कसम मुआफ कर दो, अल्लाह के लिए मुआफ कर दो। क्या हुआ? वो चौंक कर बोला। गजाला बीबी से कुछ मत पूछना, मार डालेंगी मुझे इस बदतमीजी पर। हाथ जोड़ता हूँ सरकार। क्यों जोड़ते हो? वो परेशानी से बोला। बस सरकार। मुलाजिम की बात उसकी समझ में ना आई तो वो आगे बढ़ गया और फिर उसने गजाला के कमरे का दरवाज़ा खोला और बेतकल्लुफी से कमरे में दाखिल हो गया। गजाला अपनी मसहरी पर पड़ी थी। उसके कदमों की चाप पर गजाला ने मुंह नहीं उठाया। तब वो गजाला के नज़दीक पहुंच गया।
और अचानक ही उसके जहन में स्क्रीन पर देखी हुई तस्वीरें उभर आईं। उन तस्वीरों में भी एक लड़की इसी अंदाज में लेटी हुई थी और एक नौजवान उसके पास पहुंच गया। गजाला उस वक्त उसी लड़की की तरह लेटी हुई थी। तब वो तस्वीर वाले नौजवान की तरह झुका और उसने गजाला के बदन पर हाथ रख दिए। गजाला उछल पड़ी। वो मुस्कुराता हुआ उसके पास बैठ गया और गजाला उसकी शक्ल देखने लगी। क्यों आए हो अब? उसने रूठे हुए अंदाज में कहा। मैं। उससे कोई जवाब ना बन पड़ा। मेरी बात नहीं मानते और अब मैं कर रहे हो? जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। वो उसकी शक्ल देखता रहा और फिर गजाला ने उसकी आंखों के चिराग बुझते देखे और फिर वो उठ गया। चंद साथ खामोश खड़ा रहा और फिर वापसी के लिए मुड़ा। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? गजाला जल्दी से मसारी से उतर आई। उसने अकब से उसे पकड़ लिया और वह मुड़ा। तब उसके जहन में एक और तस्वीर उभर आई। तस्वीर वाला नौजवान उसी लड़की के मुकाबिल खड़ा हुआ था और उसने लड़की की बाजू पकड़कर अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए और अचानक उसने गजाला के शाने दबोच लिए और फिर उसे घसीटकर सीने से चिपका लिया। फिर उसने तस्वीर वाला अमल दोहराया और गजाला भौंचकी रह गई। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए गनूदगी सी उभर आई, लेकिन वह संभल गई। गुलफाम, उसने एहतजाजी लहजे में कहा, ये आज क्या हो रहा है तुम्हें? कुछ नहीं, ये सब कुछ ठीक नहीं, तुम आइंदा ऐसा मत करना। लेकिन वो, कुछ भी नहीं गुलफाम, मुझे तुम्हारी ये हरकत अच्छी नहीं लगी। मगर ये तो अच्छी है, उसने कहा और एक बार फिर उसने गजाला को भींच कर उसे प्यार कर लिया। गजाला परेशान सी निगाहों से उसे देख रही थी। अब अच्छा लगा? उसने पूछा। नहीं गुलफाम, गजाला ने कहा, लेकिन अब उसकी आवाज में पहले जैसा एहतजाज नहीं था। इरफाना का चेहरा मुरझा गया। उसने हंसना छोड़ दिया। उसकी आंखों में हर वक्त गुलफाम की तस्वीर रहती। वो उसे हर लम्हा याद आता। कैसा अनोखा था वो। लेकिन क्या वो सचमुच किसी इंसान का कातिल था? इतना मासूम इंसान कातिल कैसे बन गया? वो तो अभी दुनिया के फरेब से वाकिफ भी नहीं। उसे तो अभी इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। फिर उसने यूसुफ खान को क्यों कत्ल किया? बहरहाल वो कुछ भी था, इरफाना को उससे मोहब्बत थी। वो उसे चाहने लगी। उसकी चाहत में अजीब सी कैफियत थी। वो जब उसे बच्चों की तरह बनाती संवारती तो उसके दिल में बेपनाह मोहब्बत जाग उठती और बन संवर कर जब वो कमल की तरह खिल जाता कैसा प्यारा लगता, ऐसा कि दिल में बिठा लिया जाए। इरफाना की ये बुझी बुझी कैफियत बिलाखिर घर में महसूस कर ली गई और लोगों को ये महसूस करने में दिक्कत नहीं हुई कि उसकी ये कैफियत गुलफाम की वजह से है। लेकिन कोई ऐसी शक्ल सामने नहीं आई थी जो काबिल एतराज होती, इसलिए किसी को ये जरूरत भी नहीं हुई कि उससे इस मौजू पर कोई बात करे। लेकिन एक सुबह इरफाना अखबार लेकर बैठी तो चौंक पड़ी और फिर उस खबर को पढ़ने लगी जिसने उसे चौंका दिया। यूसुफ खान का कातिल गिरफ्तार हो गया। उसका दिल धक से रह गया। वो अखबारात में गुलफाम के पुरस्कार फरार की कहानी पढ़ चुकी थी और उसके भाग जाने से इरफाना को दिली मुसर्रत हुई और उसने दुआ भी मांगी कि अब वो पुलिस के हाथों में ना आए। लेकिन ये खबर, उसने धुंधलाई हुई आंखों से खबर पढ़ना शुरू कर दी। यूसुफ खान का कातिल पुरस्कार और खूबसूरत नौजवान नहीं, बल्कि एक बदनाम डाकू फरमान शाह है, जिसने यूसुफ खान का ट्रक लूटने के लिए उसे कत्ल किया। खतरनाक डाकू ने कबाले जुर्म कर लिया। ये दूसरी लीड थी और इसके बाद पूरी तफसील। इंस्पेक्टर रशीदुद्दीन ने बड़ी जहानत से 2 अफराद को गिरफ्तार किया जो पुलिस के निर्गेज से फरार हो चुके थे। बदनामे जमाना जमान शाह के दूसरे साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अपने घिनौने जुराइम का इंकशाफ करते हुए फरमान शाह ने बताया कि एक पुलिसरार नौजवान भी यूसुफ खान के साथ था, जिसने उनका ट्रक लूटने की कोशिश को न सिर्फ नाकाम बना दिया बल्कि उनके 2 आदमियों को भी कत्ल कर दिया। उसने बताया कि नौजवान शायद कोई जिन था जिसके जिस्म पर गोलियां भी असर नहीं करती थी और पुलिस के ख्याल में ये वही नौजवान है जिसे पुलिस ने डॉक्टर तनवीर की कोठी से गिरफ्तार किया। उस नौजवान को पुलिस की तहवील से फरार होने के बाद सिर्फ एक बार यूसुफ खान ड्राइवर के मकान पर देखा गया, जहां यूसुफ खान के पड़ोसियों ने उसे मारा पीटा, लेकिन उसने उनमें से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और बकौल उन लोगों के धुआं बनकर उड़ गया। पुलिस को अब उस पुरस्कार नौजवान से गहरी हमदर्दी है। अगर वो पुलिस को मिल गया तो पुलिस उसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं करेगी और उसके बारे में मालूमात हासिल करेगी। इरफाना का दिल गम और मुसर्रत से धड़कने लगा। गुलफाम की बेगुनाही पर उसे मुसर्रत हुई और उसके साथ जो सलूक किया गया था उस पर उसे बेहद रंज हुआ। उस मासूम इंसान की बात किसी ने नहीं मानी, ना जाने वो कहाँ भटक रहा होगा। इरफाना के घर के लोगों को भी उसकी बेगुनाही से खुशी हुई और शाम को इस मौजू पर गुफ्तगू की गई। भाई, मुझे उससे बेपनाह हमदर्दी थी, लेकिन अगर उस शख्स के बारे में मालूम हो जाए कि वो पुलिस को मतलूब है या कोई मुजरिम है तो फिर उसके साथ रियायत किस तरह की जा सकती है। लेकिन डैडी, आखिर वो है कौन? खुदा ही बेहतर जाने, डॉक्टर तनवीर ने कहा। वह धुआं बन जाता है। क्या हम उसे जदीद जमाने का जिन समझें? और वह जो कुछ कहता है उस पर यकीन करना आप लोगों की जहानत की तौहीन है। क्यों? इरफाना भिन्ना कर बोली और सब चौंक कर उसे देखने लगे। यानी सैयारे का इंसान?
डॉक्टर तनवीर ने कहा। आप तो खुद बहुत बड़े मुहक्किक हैं डैडी, मुझे यकीन है कि आप कुछ अरसे के बाद उसका शजरा नसब बता देंगे, इरफाना ने तंजिया अंदाज में कहा। और डॉक्टर तनवीर खामोश हो गए। नाश्ते के बाद इरफाना अपने कमरे में चली गई। उसे रह रहकर गुलफाम का ख्याल आ रहा था। अब उसके सर से जुर्म की मुसीबत टल चुकी थी। कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, उसने सोचा। लेकिन उसे गुलफाम से इतनी जल्द मुलाकात की उम्मीद नहीं थी। दिन के 11 बजे थे जब उसकी सहेली उज़मा का फ़ोन आया। हेलो, इरफाना ने रिसीवर उठाकर बददिली से कहा। ओह, गालिबन इरफाना बोल रही हो? जी, आप कौन खातून हैं? उज़मा। अरे उज़मा, खैरियत? कहाँ से बोल रही हो? अपने घर से। कैसी हो? ठीक हूँ। इरफाना ने एक ठंडी सांस ली। बाकी बातें बाद में करेंगे इरफाना, पहले तुम्हें एक इत्तला दे दूं। क्या इत्तला? वो तुम्हारे शहजादे गुलफाम को देखा था। कहाँ? इरफाना उछल पड़ी। भाई, साइम रोड पर कोठी नंबर 218 में मेरी एक अजीज़ा रहती हैं, उनके यहाँ गई थी। वहाँ एक कोठी के सामने से गुजरते हुए मैंने तुम्हारे शहजादे को देखा। एक शहजादी के साथ महवे गुफ्तगू थे। उज़मा प्लीज़, संजीदगी से, इरफाना ने फूले हुए सांस के साथ कहा। यकीनन संजीदगी से भई, बराहे करम तुम मुझे उस कोठी के बारे में तफसील बताओ। तफसील बताने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हें वो कोठी ही ना दिखा दूँ? दिखा दो, लेकिन कब? बड़ी बेकरारी है। इसका मतलब है कि मेरी इतला बर वक्त और मुनासिब थी। उज़मा प्लीज़, इरफाना गिड़गिड़ाई। अरे तू मरी क्यों जा रही है? मैं तो यहीं हूँ। कहाँ? साइम रोड, कोठी नंबर 218। तुम अभी उन अजीज़ा के यहाँ हो? हाँ, वहीं से फ़ोन कर रही हूँ। तो उज़मा तुम वहीं ठहरो, मैं तुम्हारे पास पहुँच रही हूँ। फिर हम दोनों उस कोठी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। उज़मा प्लीज़, तुम मेरे लिए ये काम कर दोगी? क्यों नहीं डार्लिंग, तुम आ जाओ, बस मैं अभी पहुँच रही हूँ, इरफाना ने कहा और जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। बमुश्किल तमाम उसने लिबास तब्दील किया, उल्टे सीधे बाल संवारे, किसी से कोई बात न की, कार की चाबी लेकर बाहर निकली और फिर कार स्टार्ट करके चल पड़ी। उसे अपनी बेकरारी, अपनी जल्दबाजी का खुद भी एहसास था, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सकती थी। इतनी ही चाहत थी उसके दिल में गुलफाम के लिए। कार की रफ्तार भी तेज थी और उसी तेजी से उसका जहन भी चल रहा था। थोड़ी देर के बाद वो साइम रोड पहुंच गई। कोठी नंबर 218 तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वो उस कोठी के सामने थी। उज़मा पोर्टिको में ही उसका इंतजार कर रही थी। उसके साथ एक और खूबसूरत लड़की भी थी। वो कार अंदर ले गई और दोनों लड़कियां उसकी तरफ बढ़ गईं। उज़मा ने उसका उम्दा इस्तकबाल किया। हेलो इरफाना। हेलो, इरफाना ने कार से उतरते हुए कहा। इनसे मिलो इरफाना, ये मेरी कज़न है खालदा। और खालदा, मैं तुम्हें तो इरफाना के बारे में बता ही चुकी हूँ। हाँ आइए, खालदा ने मुस्कुराते हुए कहा। उज़मा पहले, इरफाना ने कहा और उज़मा हंस पड़ी। फिर उसने शरारत से एक आंख दबाते हुए कहा, अब ऐसी भी क्या बेकरारी, हम भी तो कुछ हैसियत रखते हैं। आओ थोड़ी देर बैठो, फिर चलते हैं। कौन छीन रहा है तुमसे तुम्हारे गुलफाम को? उज़मा, क्या तुम ऐसी ही बातें करोगी? इरफाना संजीदगी से बोली। अरे नहीं, हालांकि इन्हीं बातों। गलत उज़मा, बराहे करम मेरे मेहमान की दिल शिकनी ना करो। मैं देख रही हूँ कि इरफाना संजीदा हैं और तुम इसके बावजूद इसी अंदाज में गुफ्तगू किए जा रही हो। खालदा ने मदाखलत की। इरफाना उलझे हुए अंदाज में अंदर दाखिल हो गई। दर हकीकत उज़मा की बातें उसे बुरी लग रही थीं। उसे तो इस वक्त अंदर जाना भी पसंद नहीं था। वह जल्द अज जल्द वहाँ पहुँच जाना चाहती थी जहाँ गुलफाम था। कहीं वो वहाँ से चला ना जाए और इसके बाद वो फिर हाथ मलती रह जाए। बहरहाल उसे अंदर आना पड़ा। उज़मा अब भी सूरत हाल को नहीं समझी और अपनी बकवास किए जा रही थी। खालदा के मना करने के बावजूद मुलाजमों से चाय लेने के लिए कहा। मुझे हैरत है इरफाना, वो वहाँ कैसे पहुँच गया? क्यों, इसमें हैरत की क्या बात है? उसकी कहानी तो बहुत मशहूर है। तुम्हारे ख्याल में वो क्या है इरफाना? मेरा ख्याल है तुम अपनी इत्तला की पूरी कीमत वसूल कर रही हो, इरफाना ने खुश्क लहजे में कहा। क्या मतलब? उज़मा, इरफाना बहुत परेशान मालूम होती हैं। आप महसूस न करें इरफाना, उज़मा बकवास करने की मरीज है। इसकी खामोशी का बस एक ही तरीका है, वो ये कि इसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाए। कमाल है भाई, लोग तो महबूब की बातें सुनने में बेपनाह दिलचस्पी रखते हैं, तुम अजीब हो। ऐसे बेजारी का मुजाहरा कर रही हो जैसे उसके जिक्र से कोफ्त हो रही हो। जो दिल चाहे कह लो, तुम्हारे पास काम से आई हूँ, इरफाना ने जवाब दिया और उसी वक्त मुलाजिम चाय ले आया। इरफाना ने सुकून की सांस ली। चाय पीने के बाद वो फौरन उठ खड़ी हुई। अगर तुम पसंद करो उज़मा तो कोठी बता दो, वरना तुम क्या करोगी? कुछ भी नहीं करूंगी। मैं समझी, हाय गुलफाम वाय गुलफाम के नारे लगाती हुई सड़कों पर निकल जाओगी। गलती मेरी ही है उज़मा, वाकई, उसने बेचारगी से कहा। खुदा की कसम उज़मा, तुम बहुत ही बेहुदा हो। तुम इंसान के मूड को भी नहीं समझती। अब जल्दी चलो, फजूल बातें मत करो। चलो, उज़मा ने कहा और तीनों बाहर निकल आईं। इरफाना ने कार स्टार्ट की और दोनों लड़कियां उसके साथ बैठ गईं। फासला ज्यादा नहीं था, वो कोठी के सामने पहुंच गईं।
और मुलाजिम ने गेट खोल दिया। इरफाना कार अंदर ले गई। पोर्च में तीनों उतर गईं। एक मुलाजिम उनके करीब पहुंच गया। गजाला बिटिया से मिलना है? उसने पूछा। गजाला? इरफाना ने कहा, हाँ हाँ, उन्हीं से मिलना है, आइए। और वह मुलाजिम के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई। बड़ा खूबसूरत ड्राइंग रूम था। तीनों सोफों पर बैठ गईं। इस कोठी में कौन रहता है खालदा? आप तो जानती होंगी। थोड़ी देर के बाद इरफाना ने पूछा। हाँ, प्रोफेसर वहीद अख्तर, एक बड़े साइंसदान। साइंसदान? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। इरफाना ने ठंडी सांस लेकर कहा और खामोश हो गई। थोड़ी देर के बाद दरवाजे से एक हसीन लड़की अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे से बेपनाह मासूमियत का इजहार हो रहा था। हेलो, वो अंदर आकर बोली। हेलो, गालिबन मिस गजाला आप ही हैं? जी हाँ, उसने घबराए हुए अंदाज में कहा। खैरियत तो है? खैरियत है, घबराने की तो कोई बात नहीं, उज़मा ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे लायक कोई खिदमत? आप परेशान ना हो मिस गजाला, ये खालदा हैं। मेरा नाम इरफाना है और ये उज़मा है। खालदा आपकी पड़ोसन है। हम आपके पास एक खास काम से आए हैं, इरफाना ने नरम लहजे में कहा। जी फरमाइए, गजाला किसी कदर पुरसकून होकर बोली। आपके डैडी कहाँ हैं? लेबॉर्ट्री में, गजाला ने मुख्तसर जवाब दिया। और गुलफाम? इरफाना अचानक बोली। अपने कमरे में, गजाला ने बेसाख्ता जवाब दिया और फिर चौंक कर उन तीनों को देखने लगी। हम गुलफाम से मिलने आए हैं। क्यों? गजाला ने सवाल किया। क्या गुलफाम ने आपको इरफाना के बारे में नहीं बताया? जी नहीं, गजाला ने जवाब दिया। तब बराहे करम आप उससे कह दें इरफाना आई है। लेकिन आप उसे कैसे जानती हैं? वो आपका कौन है? गजाला ने उलझे हुए लहजे में सवाल किया। आप उसे बता दें, बाकी गुफ्तगू उसके सामने ही होगी, इरफाना ने कहा। और गजाला चंद साथ उसे देखती रही। फिर दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई बोली, बेहतर है, आप तशरीफ रखिए, मैं उसे लेकर आती हूँ। शुक्रिया, इरफाना ने कहा। लेकिन उसके होंठ खुश्क हो गए। उसके दिल में हजारों वसवसे जाग उठे। बेशक गजाला उससे ज्यादा खूबसूरत थी और गुलफाम सीधा साधा इंसान कहीं। और यही बात बकवास करने वाली उज़मा ने कह दी। गड़बड़ मालूम होती है। लड़की काफी खूबसूरत है और मर्द किसी तौर काबिल एतमाद नहीं। खुद उसका ताल्लुक किसी भी सैयारे से हो। क्यों इरफाना? बराहे करम मेरी बेइज्जती ना करें। मेरा कसूर सिर्फ इतना ही तो है कि आप लोगों के साथ चली आई, इरफाना ने रूहान से अंदाज में कहा। वो दर हकीकत बहुत ही परेशान हो गई। उसी वक्त गजाला गुलफाम के साथ अंदर दाखिल हुई और उसे देखकर उज़मा और खालदा भी खड़ी हो गईं। वह भौंच के अंदाज में उसे देख रही थी। सिल्क के हसीन कुर्ते और पाजामे में वो ना जाने क्या नजर आ रहा था। तीनों लड़कियां बुत की तरह साकित हो गईं और यूं कई मिनट गुजर गए। यही गुलफाम है? बिलाखिर गजाला ने सकूत तोड़ा और लड़कियां चौंक पड़ी। तब इरफाना हिम्मत करके आगे बढ़ी और उसे देखकर गुलफाम के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। गुलफाम? इरफाना आहिस्ता से बोली। हूँ, उसने मासूमियत से जवाब दिया। मुझे पहचानते हो? क्या नाम है मेरा? इरफाना। शुक्रिया। इरफाना के दिल में एक चिराग रोशन हो गया। यहाँ कैसे आ गए? ऐसे ही, वो बोला। हम तुम्हें ना जाने कहाँ कहाँ तलाश करते फिरे, इरफाना बोली। लेकिन उसकी बात का उसने कोई जवाब ना दिया। आप गुलफाम को कैसे जानती हैं इरफाना साहिबा? हम ही इन्हें जंगल से लाए थे। तो गोया आप डॉक्टर तनवीर की साहिबजादी हैं? गजाला ने पूछा। जी हाँ, इरफाना ने खुश होकर गर्दन हिला दी। वेरी गुड, गोया आप ही ने इन्हें पुलिस के हवाले करने का कारनामा अंजाम दिया था। गजाला की आवाज में तंज था। जी, वो डैडी को गलत फहमी हुई थी। इरफाना का चेहरा उतर गया। खैर कोई बात नहीं, हमने कोशिश करके पुलिस की गलत फहमी दूर कर दी है। गालिबन आपने अखबार में पढ़ लिया होगा। जी हाँ, इरफाना की गर्दन झुक गई। ठीक है, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। क्या पीना पसंद करेंगी आप? गजाला ने पूछा। कुछ नहीं शुक्रिया। फिर मैं आपकी क्या खिदमत करूं? बस मैं गुलफाम को लेने आई थी, इरफाना ने कहा। क्या मतलब? जी हाँ, अब आप इन्हें इजाजत दे दें मिस गजाला, इरफाना ने संभल कर कहा। क्यों, क्या आपने इनके वालिदैन अजीज़ व कारिब दरियाफ्त कर लिए हैं? नहीं, ये हमारे ही साथ यहाँ आए थे और हमारे ही साथ रहेंगे। क्या आपने इनकी कीमत अदा कर दी है? गजाला ने सख्त लहजे में पूछा। मेरा मतलब है आप, मैं और डैडी इन्हें अपने साथ ही रखने का फैसला कर चुके हैं। लेकिन और इनके लिए यही जगह मौजू है। आप लोगों का क्या भरोसा फिर किसी मुसीबत में फंसा दे बेचारे को। ये गलत है, गुलफाम यहाँ नहीं रहेगा, इरफाना बोली। बराहे करम इस मासूम इंसान पर रहम करें। आप क्यों इसकी जिंदगी की गाहक बन गई हैं? गजाला ने कहा। आप नहीं समझती, ये मेरे साथ जाएंगे। समझ तो सब कुछ गई हूँ, सिवाय इसके कि आप किस तरह से यहाँ से ले जाएंगी, गजाला ने कहा। मिस गजाला आप, इरफाना गुस्से से खड़ी हो गई। हाँ हाँ, मुझे जवाब दीजिए। गुलफाम, इरफाना ने गुस्से से कांपती आवाज में कहा और गुलफाम उसे देखने लगा। फिर मुस्कुराते हुए बोला, हूँ। क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? तुम्हारे साथ? वो पुरख्याल अंदाज में बोला। हाँ। कहाँ? हमारे घर, जहाँ तुम पहले थे, इरफाना ने जवाब दिया। चलूंगा, उसने जवाब दिया और गजाला का चेहरा उतर गया।
गुलफाम, तुम यहाँ से चले जाओगे, हम लोगों को छोड़कर तुम यहाँ से चले जाओगे। उसने आगे बढ़कर गुलफाम का हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम इसे इस तरह रोकने की कोशिश नहीं करोगी, इरफाना घुर्राई। ठीक है गुलफाम, तुम जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं हमेशा तुमसे नफरत करूंगी। मैं जिंदगी में हर शख्स से नफरत करूंगी। जाओ, दफा हो जाओ। गजाला रो पड़ी। चलो गुलफाम। इरफाना ने उसका हाथ पकड़ा और वह इरफाना के साथ चल पड़ा। खालदा और उज़्मा उस हैरत अंगेज इंसान को हैरत से देख रही थी, जिसके अपने जहन में कुछ नहीं था और वो हर एक की मर्जी का मालिक था। लेकिन इरफाना एक हसीन तरीन लड़की के मुकाबले में अपनी फतह पर बेहद खुश थी। वो गुलफाम का हाथ पकड़े पकड़े बाहर निकल आई और फिर उसने उसे अपने नज़दीक ही बिठा लिया और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। गुलफाम बिल्कुल पुरसुकून था। इरफाना ने उज़्मा और खालदा को उनकी कोठी पर उतार दिया। मुबारक हो इरफाना, उज़्मा ने हस्बे मामूल छिछोरे अंदाज में कहा और इरफाना ने तहकीर आमेज निगाहों से उसे देखा और फिर कार आगे बढ़ा दी और अब उसे उज़्मा को मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं थी। उसने मुस्कुराती निगाहों से गुलफाम को देखा। उसकी निगाहें सड़क पर लगी हुई थीं। गुलफाम, उसने प्यार भरे लहजे में उसे पुकारा। तो तुम मुझे भूल नहीं सके थे? नहीं। याद करते थे? नहीं। क्या मतलब? वो चौंक पड़ी। कुछ नहीं, मैं तुम्हें कभी याद नहीं आई, वो शिकायती अंदाज में बोली। याद कैसे आती हैं? वो उलझे हुए अंदाज में बोला। कभी तन्हाई में तुम्हारा दिल चाहा हो कि मैं तुम्हारे पास होती? इरफाना ने किसी उम्मीद में कहा। कभी नहीं चाहा, उसने बड़े खुलूस से सच बोला। और इरफाना खामोश हो गई और फिर खामोशी से कार ड्राइव करती रही। कुछ देर उसके बारे में सोचती रही और फिर उसे घर वालों का ख्याल आया और अचानक स्टीयरिंग पर उसके हाथ लरस गई। ये क्या हुआ? इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। वो हौलने लगी। गजाला के मुकाबले में अपनी कामयाबी पर उसे जितनी खुशी हुई थी, अब वो उतनी ही परेशान हो गई। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और मकान भी नज़दीक आता जा रहा था। यहाँ तक कि कार कोठी के गेट के सामने पहुँच गई। ऐशलैंड के हसीन बॉल के खूबसूरत स्टेज पर रक्कासा रक्स पेश कर रही थी और रंगीन रोशनियों की लहरें उसके बदन पर फैलने लगी। ऑर्केस्ट्रा एक हैजान खेज धुन बजाने लगा। हाल पर सकूत तारी था। स्याह सूट में मलबूस वेटर मुतहर्रिक थे। उसके अलावा सारे लोग बेजान मालूम हो रहे थे। एक वेटर ने एक मेज के करीब से गुजरते हुए सफ़ेद रंग का एक खूबसूरत कार्ड मेज पर रखे हुए चौड़े शानों वाले शख्स के सामने रख दिया और चौड़े शानों वाले ने चौंक कर उस कार्ड की तरफ देखा। फिर वो जल्दी से उस पर झुक गया और फिर उसके मुंह से आहिस्ता से एक आवाज़ निकली, ओ। फिर उसने कार्ड आंखों के करीब करके कोई चीज़ देखी और फिर घड़ी देखने लगा। 12:30 बजे थे। उसने सामने रखे हुए ग्लास की सारी शराब हलक में उंडेल ली। फिर वो जेब से कुछ नोट निकालकर प्लेट में रखने के बाद उठ गया। कार स्टार्ट करके वो तेज़ी से बाहर आया और फिर कार सुनसान सड़कों पर तेज़ी से दौड़ने लगी। वह तवील फासला तय करके एक शानदार इमारत के फाटक के सामने पहुंच गया। दरवाजे पर चौकीदार मौजूद था। उसने फाटक खोल दिया और कार पोर्टिको में पहुंचकर रुक गई। पोर्टिको में 6 और कारें देखकर उसने गहरी सांस ली। इसका मतलब है कि कोरम पूरा हो गया, वो आहिस्ता से बोला और गेट से गुजरकर अंदर दाखिल हो गया। सफ़ेद कमीज और पतलून में मलबूस एक शख्स उसके सामने पहुंचकर रुक गया। हेलो मिस्टर शारिब, उसने कहा। हेलो, आने वाले ने कहा। सब पहुंच गए होंगे? हूँ, आइए, सफ़ेद लिबास वाले ने कहा। और फिर वो एक हॉल की सीढ़ियों से ऊपरी मंजिल में पहुंच गए। एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर सफ़ेद लिबास वाला रुका और बोला, अंदर तशरीफ़ ले जाइए। आने वाला दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। काफ़ी बड़ा कमरा था। शानदार सोफ़ों पर 6 अफराद बैठे हुए थे। उनके सामने गिलास रखे हुए थे। अकब में 2 खूबसूरत लड़कियां जो शायद उनके गिलासों में शराब सर्व कर रही थीं। हेलो शारिब, एक शख्स की भारी आवाज़ उभरी। हेलो फ्रेंड्स, आने वाले ने अपनी जगह संभालते हुए कहा। तुम्हें तलाश करने में खासी दिक्कत हुई? हाँ, प्रोग्राम अचानक बन गया। अचानक तो नहीं, यूं कहो आज उनमें मुलाकात किसी से नहीं हुई। मूड सुबह से खराब था। साहिल पर निकल गया, घर पर पड़ा रहा और फिर वहां से ऐशलैंड चला गया। ऐशलैंड क्यों? तुम तो हमेशा कार्डो में बैठती हो, बस तब्दीली के लिए। खैर, उस शख्स ने कहा और फिर लड़कियों की तरफ हाथ उठाया। एक लड़की ने शराब का गिलास शारब के सामने रख दिया। शारब ने 2-3 चुस्कियां ली और फिर होंठ खुश्क करके बोला, अब किसका इंतजार है? किसी का नहीं, बस तुम्हारा इंतजार था। चलिए मिस्टर अजीज, शुरू हो जाइए। बेहतर, एक दूसरे शख्स ने कहा और फिर वो भारी आवाज में बोला, हम लोग आज तक कामयाबी से काम कर रहे हैं। कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई जो परेशानी का बायस होती, लेकिन इसके बावजूद किसी भी वक्त हम सब या हम में से कोई परेशानी में गिरफ्तार हो सकता है। ऐसी शक्ल में हमारी हैसियत, हमारी पोजीशन खतरे में पड़ जाएगी। आप लोगों को मालूम है कि हालात के तहत हम एक एक नुक्ते पर निगाह रखते हैं।
चुनाचे एक दिलचस्प शख्सियत हमारी तवज्जो का बाइस बन गई है और इस वक्त हम उसी के बारे में गुफ्तगू करने को जमा हुए हैं। वो शख्स खामोश हो गया। दूसरे लोग तजस्सुस आमेज निगाहों से उसे देख रहे थे। कौन सी शख्सियत मिस्टर अजीज? वही बता रहा हूँ, अजीज ने कहा और फिर उसने एक तस्वीर निकालकर सामने रख दी। तस्वीर एक के बाद दूसरे के हाथ में जाती रही। आप में से कोई इसे पहचान सका? नहीं मिस्टर अजीज। इसकी वजह यह भी है कि हमने इसे अपनी ज़रूरत के तहत इनलार्ज कराया है। इस तरह तस्वीर के खदोखाल फैल गई हैं। बहरहाल अखबारात में आजकल एक शख्स मौजूए गुफ्तगू बना हुआ है, गुलफाम। उनमें से एक जल्दी से बोल पड़ा, हाँ, क्या आपको उसके बारे में तफसील मालूम है? इसी हद तक कि वो माफूकुल फितरत कुव्वतों का मालिक कहा जाता है और इसका मुजाहरा भी कर चुका है। कुछ मखसूस लोगों की रिपोर्ट भी काबिल तवज्जो है, मसलन डॉक्टर तनवीर। उन्होंने उसके जहन का तज्जिया किया लेकिन नाकाम रहे। प्रोफेसर वहीद अख्तर एक बड़े साइंसदान हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो एक गुमनाम सियारे का बाशिंदा है। बहरहाल वो जहाँ का भी है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। हमें तो उसकी उन सिफात से दिलचस्पी है जो लोगों की जुबानी सुनी गई हैं, लेकिन हमें उससे क्या दिलचस्पी हो सकती है? वही बताने जा रहा हूँ। क्या आप लोगों को मालूम है कि आजकल वो फिर डॉक्टर तनवीर के पास पहुँच गया है? हमें नहीं मालूम। इसकी वजह यह है कि आपने इस पर तवज्जो ही नहीं दी। हमने उसके मुतल्लिक खबरों पर निगाह रखी है। वो हमारे हाथ लग जाएगा, तब हम उसका क्या करेंगे? मैं इसके मुतल्लिक सारी तफसीलात बता दूं, उसके बाद आपको मेरा मतलब समझ में आ जाएगा। ये ठीक है? तो नंबर 1, अब तक उसके बारे में जो कुछ क़यास आराइयाँ हुई हैं और उस पर तहकीकात करने वालों ने जो कुछ इंकशाफात किए हैं, उनका लुब्बे लुबाब ये है कि वो खुद को किसी अजनबी सियारे का बाशिंदा बताता है। उसके अंदर कुछ जिस्मानी खूबियाँ हैं। वो अपने जिस्म को ज़र्रात की शक्ल में मुंतशिर करके फ़िज़ा में तहलील कर सकता है। वो धुआं बनकर निगाहों से गायब हो सकता है और फिर कहीं भी हत्ता के बंद जगह में भी नमूदार हो सकता है। वो सादा ज़हन है और इस दुनिया के लिए मोहब्बत के जज्बात रखता है। यहाँ के लोगों से मोहब्बत का ख्वाहिशमंद है। उसकी मोहब्बत हासिल करने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। गोया वो मोम की नाक है जिसे जिधर चाहे मोड़ा जा सकता है। अजीज ने खामोश होकर दूसरों की शक्ल देखी। क्या ख्याल है हजरात? क्या अब भी आप लोग मेरा मतलब नहीं समझ सके? हमें एतराफ़ है, दर हकीकत वो ऐसा ही है। तो सुने, अजीज मुस्कुराया। हम में से ज़्यादा कौन उससे मोहब्बत करेगा? लेकिन इसका नतीजे में वो हमसे मोहब्बत करेगा। उससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा। अजीज बदस्तूर मुस्कुरा रहा था। मेरा ख्याल है मिस्टर अजीज, काफ़ी सस्पेंस पैदा हो चुका, अब खुल जाएं। वही सीधी सी बात है, मोहब्बत के जवाब में वो हमसे मोहब्बत करेगा और हम जो कहेंगे खुशी से करने पर तैयार हो जाएगा। तब हम उससे कहेंगे कि वो किसी भी बैंक में दाखिल होकर हमारे लिए करेंसी और सोना हासिल करे। क्या ये काम उसके लिए मुश्किल होगा? अजीज ने फखरी अंदाज में कहा। तमाम लोग उछल पड़े। ओह मिस्टर अजीज, वंडरफुल। अजीज की आंखों में फखरिया चमक थी। अगर हमारे ये मंसूबा कामयाब हो गया तो इसका कोई जवाब होगा? यकीनन। इस तरह तो हमें खुद कुछ भी ना करना पड़ेगा, हमारी पोजीशन भी महफूज रहेगी। बहरहाल दोस्तों, कामयाबी की दुआ करो। ये हकीकत है कि अगर हम उसे तरबियत दे सके तो वह हमारे लिए ऐसी चीज़ साबित होगा जिसका सानी मुश्किल से मिलेगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन मिस्टर अजीज, इसके लिए क्या करना होगा? शारब ने पूछा। सबसे पहला काम उसका हसूल। वो तो डॉक्टर तनवीर के यहाँ मौजूद है। हाँ, उसे वहाँ से अगवा करना होगा। लेकिन मेरा ख्याल है उसका अगवा आसान तो ना होगा। बात सिर्फ यह है कि आप लोगों ने उसके बारे में कुछ भी तफसीलात नहीं पढ़ी। पिस्तौल की गोलियां उसके जिस्म से निकल जाती हैं। बेपनाह कुव्वत का मालिक है। कौन सी ऐसी तरकीब हो सकती है जिससे उसे पकड़ा जा सके? अगर बिगड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएं, ये तो ठीक है। फिर आप लोग कोई तरकीब सोचें, अजीज ने कहा। सोचने का शोबा तो आपके पास है मिस्टर अजीज। आपसे बेहतर इस सिलसिले में कौन सोच सकता है? तो फिर मेरे जहन में सिर्फ एक तरकीब है, सिर्फ एक कार्ड है। उसके अलावा मेरे ख्याल में उसे अगवा करने की और कोई तरकीब नहीं। क्या? जल्दी बताएं। लड़की? क्या इस सिलसिले में भी कुछ मालूमात हासिल हुई? नहीं, लेकिन मर्द कायनात के किसी खित्ते का हो, औरत से ज़रूर मुतासिर होता है। सैयारे से भागा हुआ नौजवान मुमकिन है, जिन्स नाश ना हो, लेकिन उसे जिन्स की तरफ रागिब किया जा सकता है। बात तो ठीक ही है, लेकिन डॉक्टर तनवीर के यहाँ क्या लड़कियाँ ना होंगी? यकीनन होंगी, लेकिन उन लड़कियों में और हमारी मुतय्यन करदा लड़कियों में फ़र्क होगा और वो उसे इतनी जल्दी जिन्स की तरफ माइल ना कर सकेंगी। इससे पहले अगर हम कोशिश कर लें तो कामयाबी यकीनी है, अजीज़ ने कहा। जमीला और ग्रीटा इस काम के लिए बेहतरीन रहेंगी। हाँ, उन्हीं में से किसी एक का इंतखाब कर लेंगे, दूसरे शख्स ने लापरवाही से कहा। मसला सिर्फ यह है कि इस तजवीज़ पर सब मुत्तफिक है ना? पसंद ना करने की क्या बात है मिस्टर रियाज? उन्हीं में से एक ने कहा। गोया ये बात तय, रियाज ने कहा। बिल्कुल तय,
और हम सब इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अब मसला यह है कि उसे डॉक्टर तनवीर के यहाँ से कैसे निकाला जाए, लड़कियों को उस तक कैसे पहुँचाया जाए। क्यों ना फारूक से मदद ली जाए, वो इस काम का माहिर है। लंबा चौड़ा चक्कर नहीं चलाएंगे, सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि डॉक्टर तनवीर के यहाँ उसके क्या प्रोग्राम रहती हैं। लेकिन उसके लिए एक लाहे अमल की ज़रूरत है, वो तय कर लिया जाएगा। फिलहाल इस तजवीज़ की बात थी और इसे सबने पसंद किया। तो दोस्तों, एक और जाम पीकर इस तजवीज़ की कामयाबी की दुआ करो, अजीज़ ने पुरमुसर्रत लहजे में कहा और लड़कियों को इशारा किया। लड़कियां सबके गिलास पुर करने लगीं।